हेलो एवरीवन, वेलकम टू सपन इंग्लिश वर्स। आज है 7 अप्रैल और आज हम लोग करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। सेंटेंस बाय सेंटेंस एनालिसिस करेंगे तो एकदम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे। डिफिकल्ट वर्ड को नोटिफाई करेंगे, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में वो भी देखेंगे। और आप अगर एसएससी या फिर बैंकिंग या फिर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, ये सब का तैयारी कर रहे हो, फिर इंग्लिश समझना चाहते हो, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास बिकॉज इंग्लिश हैज़ बिकम ए ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश के बिना आप रह ही नहीं सकते। आप कहीं भी जाओ, इंग्लिश आपका पीछा करती ही रहेगी। यहाँ तक कि एक बैंक का मैसेज भी आता है तो वो भी इंग्लिश में ही रहता है। मैक्सिमम फॉर्म जो हम लोग फिलअप करते हैं, चाहे वो एजुकेशनल फॉर्म हो, बैंकिंग फॉर्म हो या फिर कोई भी फॉर्म हो, वो इंग्लिश में ही मैक्सिमम रहते हैं। तो इंग्लिश सीखना बेहद ज़रूरी है आज के इस टाइम में। इफ़ यू वांट टू गेट एजुकेशन यू हैव टू लर्न इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। तो मेरे मित्र, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का एडिटोरियल का टाइटल है इलॉजिकल एक्ट्स। इलॉजिकल क्या होता है? इलॉजिकल मतलब होता है तर्कहीन, बेमतलब का, कोई उसमें तुक नहीं बनता है। जैसे मान लो कि आप जा रहे हो स्कूल, मैंने आपको कहा कि भाई ये पत्थर जेब में रख लो, इससे क्या होगा कि आपको लेसन जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे। इसमें कोई लॉजिक है क्या? कोई लॉजिक नहीं है। पत्थर से लेसन कैसे याद होंगे? अगर मैं आपको कोई नोट्स दे दूँ, ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक्स बता दूँ, तो इससे क्या आपको हेल्प हो जाएगा, कोई कॉन्सेप्ट समझने में आपको मदद मिल जाएगी। तो इस उससे आपको हेल्प हो जाएगा, वो आपका एक तरह से बूस्टर डोज मिल जाएगा आपको। लेकिन पत्थर देना ये क्या इलॉजिकल है। तो इस तरह से आप अपने दैनिक के जीवन में भी इसको यूज़ कर सकते हो, इलॉजिकल। जैसे कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसको बोला जाए कि तुम ये मिठाई खा लो, इससे तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा चला जाएगा, ठीक है, तो ये इलॉजिकल है। इट्स इलॉजिकल टू इट स्वीट्स बिफोर एग्जामिनेशन। ओके। तो इलॉजिकल यहाँ पे किसके बारे में बोला गया है कि ऑन एसआईआर एजुडिकेशन। एजुडिकेशन क्या होता है कि फैसला होता है। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाती है उसको एजुडिकेशन बोला जाता है, ठीक है। इसको ध्यान देंगे, जज शब्द से आया है एजुडिकेशन। मालदा घेराव, मालदा में अभी घेरा हुआ है, मतलब कुछ ऑफिशियल्स को एक मॉब जो है, मतलब भीड़ घेराव कर ली है। किस पर? एसआईआर एजुडिकेशन पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतलब चुनाव आयोग क्या करती है, वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए, कुछ नामों को हटाने के लिए एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करती है, ठीक है। उसी को एसआईआर बोला जाता है। उसका जो फैसला आया है उस पर मालदाओं में घेरा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। मैंने जैसे आपको बताया इलॉजिकल इस वर्ड का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे इट्स इलॉजिकल टू पैनिक बिफोर एग्जाम, एग्जाम के पहले डर जाना, घबरा जाना क्या है? बिल्कुल इलॉजिकल है। देखिए इसका मीनिंग होता है तर्कहीन, मतलब बेमतलब का। इसको एकदम रट लीजिए। एडजेक्टिव है ये। एडजेक्टिव मतलब जो नाउन को मॉडिफाई करेगा या फिर उसको क्वालिफाई करेगा। अब इसका सिनोनिम देखिए, इरेशनल, एब्सर्ड, इनरीजनेबल का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। इलॉजिकल के जब एंटोनिम्स होता है लॉजिकल, रैशनल या फिर सेंसिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एजुडिकेशन। एजुडिकेशन मतलब होता है फैसला, ठीक है, फैसला। एजुडिकेशन, इसका देखिए डी यहाँ पे साइलेंट है, ये चीज़ ध्यान देंगे। एडजुडिकेशन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अजुडिकेशन, ठीक है। ये नाउन है, इसका मतलब होता है जजमेंट, डिसीजन या आर्बिट्रेशन, ठीक है, फैसला होता है। चलिए इसका सब टाइटल है द मालदा घेराव टू प्रोटेस्ट द एसआईआर एजुडिकेशन विशेष द बंगाल इलेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि मालदा में जो घेरा हुआ है, किसको? एसआईआर को प्रोटेस्ट करने के लिए, उसको विरोध करने के लिए। ये जो बंगाल में चुनाव होने वाला है उसको क्या कर रहा है? विशिएट कर रहा है। विशिएट मतलब भी आप ध्यान देंगे, विशिएट मतलब होता है प्रदूषित करना। मान लीजिए एक साफ पानी का गिलास है, गिलास में साफ पानी है, उसमें मैंने एक चुटकी मिट्टी डाल दिया, तो वो क्या होगा? विशिएट हो गया। तो इसी तरह जो चुनावी माहौल है बंगाल का, वो क्या होगा? विशिएट हो गया। किसके वजह से? मालदा में जो घेरा हुआ है, ठीक है। किसके अगेंस्ट में हुआ है? एसआईआर के एजुडिकेशन के अगेंस्ट में हुआ है। अब देखिए विशिएट्स मतलब वही होता है दूषित करना, बिगाड़ना। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। हीज़ बैड बिहेवियर विशिएट्स द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द ऑफिस, ठीक है। ऑफिस का जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है उसके खराब व्यवहार ने विशिएट कर दिया, उसको दूषित कर दिया, एकदम बिगाड़ दिया, माहौल ख़राब कर दिया। दैट मीन्स विशिएट मतलब माहौल ख़राब करना। प्रोटेस्ट मतलब आपको पता है विरोध करना होता है, ठीक है। घेराव मतलब घेराव ही होता है। ये एक्चुअली हिंदी वर्ड है, उसको इंग्लिश में जगह दिया गया है। घेराव मतलब घेराव, घेर लेना, ठीक है। चलिए पहला सेंटेंस, द घेराव ऑफ 7 जुडिशियल ऑफिसर्स, द घेराव ऑफ द 7 जुडिशियल ऑफिसर्स इन मालदा ऑन April 1 बाय a mob mark disturbing escalation in what has been fevered election season in West Bengal। देखिए सबसे पहले आपको मॉब का मीनिंग समझना है। देखिए मॉब मतलब भीड़ होता है, भीड़, क्राउड मतलब भी तो भीड़ होता है, ठीक है। क्राउड मतलब भी भीड़ होता है, लेकिन यहाँ पे मॉब का यूज़
इसलिए किया गया है क्योंकि अनियंत्रित, अनकंट्रोलेबल है, इसका कोई लीडर नहीं है। क्राउड जो होता है शांतिपूर्ण भीड़ होता है, ये मॉब क्या होता है, एक तरह से हिंसक भीड़ होता है, इसलिए मॉब का यूज़ किया गया है। तो 7 जुडिशियल ऑफिसर्स का मालदा में क्या हुआ, घेरा हुआ 1 तारीख को, ठीक है, किसके द्वारा, मॉब, एक भीड़ के द्वारा, ठीक है, जो कि काफ़ी हिंसक था, उग्र था। डिस्टर्बिंग एस्केलेशन, ठीक है, एस्केलेशन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बढ़ जाना, ठीक है, उग्र हो जाना। इन वॉट हैज़ बीन अ फीवर्ड इलेक्शन सीजन इन वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जो अभी इलेक्शन का सीज़न है वो क्या एक तरह से फीवर्ड है। फीवर्ड मतलब तनाव में आ गया है, ठीक है। 1 अप्रैल को एक उग्र भीड़ द्वारा मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों का घेराव पश्चिम बंगाल में चल रहे एक उत्तेजित उग्र चुनावी मौसम में एक परेशान करने वाली तनाव को दर्शाता है। देखिए डिस्टर्बिंग है ये एस्केलेशन, ठीक है, मतलब परेशान करने वाली है। चलिए देखिए इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको देखते हैं। मॉब, मॉब मतलब मैंने आपको बताया उग्र भीड़, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है। इसका सिनोनिम्स होगा राइटर्स या क्राउड, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। मॉब क्या एक नेगेटिव वर्ड है। मॉब मेंटेलिटी मतलब भीड़ की मानसिकता। डूइंग व्हाट द क्राउड डज विदाउट थिंकिंग मतलब भीड़ क्या करती है, बिना सोचे कोई काम करती है। जुडिशियल ऑफिसर्स मतलब होता है न्यायिक अधिकारी। देखिए नेक्स्ट वर्ड है एस्केलेशन। एस्केलेशन क्या होता है, मतलब सर्ज, इंटेंसिफिकेशन, इसका सिनोनिम है, मतलब वृद्धि या तीव्रता, कोई चीज़ बढ़ जाना, रैपिड इनक्रीज, बहुत तेज़ी से बढ़ जाना है, फिर राइज हो जाना, उसको बोलते हैं हम लोग एस्केलेशन। तो इसको हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि वी मस्ट अवॉइड एनी एस्केलेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, मतलब बहस को हमें बढ़ाने से क्या और अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, हमें बहस को और बढ़ने से रोकना चाहिए। डिस्टर्बिंग मतलब क्या होता है, परेशान करने वाला, ठीक है, जो कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ट्रबलिंग या फिर अलार्मिंग, ठीक है, परेशान करने वाला, डिस्टर्बिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीवर्ड, फीवर्ड देखिए फीवर से बना है उत्तेजित, व्यस्त या उग्र, हाईली एक्साइटेड, एजिटेटेड और इंटेंसली एक्टिव, ठीक है। सी इज़ वर्किंग एट ए फीवर्ड पेस टू फिनिश द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए बहुत तेज़ गति से काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे फीवर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। V3 को हम लोग एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एजुकेटेड, एजुकेटेड क्या है, V3 है ये, तो इस तरह से हम लोग इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। फीवर्ड यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये क्या एडजेक्टिव है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फीवर्ड पेस, पेस क्या है, पेस क्या है, गति है। फीवर्ड मतलब बहुत तेज़ गति से वो काम कर रही है प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, फीवर्ड पेस। उसी तरह से यहाँ पे यूज़ हुआ है आपका, आप देख सकते हैं, फीवर्ड इलेक्शन सीजन, ठीक है, मतलब इलेक्शन सीजन क्या है, अभी फीवर्ड है, मतलब अभी उग्र है, तेज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पे मालदा है, ये वेस्ट बंगाल है, आप देख सकते हैं जोग्राफिकल रीजन है, ये वेस्ट बंगाल है, आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे मालदा सिचुएटेड है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंडेम्ड इट एज ए कैलकुलेटेड अटेम्प्ट टू डिसरप्ट द एजुकेशन प्रोसेस। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा, इसकी निंदा की है। कंडेम मतलब होता है निंदा करना, और इसको बोला है कि सोची समझी साजिश है। कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ गणना करके करना, और अटेम्प्ट एक प्रयास है, तो डिसरप्ट द एजुकेशन प्रोसेस मतलब सुनियोजित प्रयास के रूप में निंदा किया है कि जो ये जो न्याय निर्णय प्रक्रिया है इसको बाधित करने का एक सोची समझी प्रयास है, साजिश है, ठीक है। कंडेम मतलब क्या होता है, निंदा करना, ठीक है। कंडेम्ड यहाँ पे भव का सेकंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया है, ठीक है। कंडेम्ड पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया है, इसीलिए यहाँ पे मतलब निंदा की गई है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्रिटिसाइज्ड, डिनाउंस्ड, सेंसर्ड, और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, प्रेज्ड मतलब प्रशंसा करना, अपलॉड या फिर कमेंडेड। देखिए कंडेम्ड और कमेंडेड काफ़ी मिलता जुलता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, द एंटायर कम्युनिटी कंडेम्ड द एक्ट ऑफ वायलेंस, जो हिंसा का वाक्य हुआ, ये एक्ट हुआ, ये क्या इंटायर कम्युनिटी उसको कंडेम कर रही है, उसकी निंदा कर रही है। चलिए कैलकुलेटेड
तो इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसरप्ट, डिसरप्ट मतलब होता है बाधित करना, डिसरप्ट मतलब बाधित करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्टर्ब, इंटरफेयर, ऑब्स्ट्रक्ट। इडियम फ्रेज थ्रो ए स्पैनर इन द। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुडिकेशन प्रोसेस, मैंने आपको बताया वो जो फैसला न्याय निर्णयन प्रक्रिया, मतलब कोर्ट से जो फैसला आता है उसी को हम लोग बोलते हैं एजुडिकेशन। द ECI हैज़ रेफर्ड द प्रोब टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। चुनाव आयोग ने क्या किया, इस जांच को, प्रोब मतलब होता है जांच, किसको रेफर कर दिया भाई, इसको कर दिया है NIA को। NIA क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हालांकि ये आतंकवादी गतिविधियों, देश विरोधी गतिविधियों के लिए जांच पड़ताल करती है। तो इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि ये जो मालदा में घेरा हुआ है जुडिशियल ऑफिशियल्स का, ये भी क्या है, देश की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है और ये देश विरोधी काम है, ठीक है, राष्ट्र विरोधी कार्य है, इसलिए NIA को सौंप दिया गया है। हालांकि जो राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का मामला है वो स्टेट पुलिस देखती है, लेकिन यहाँ पे ECI ने किसको रेफ़र कर दिया है, NIA को, जो कि एक सेंट्रल एजेंसी है, ठीक है। प्रोब मतलब होता है जांच, प्रोब मतलब क्या होता है, जांच, ठीक है, नाउन है। इन्वेस्टिगेशन सिनोनिम हो जाएगा इंक्वायरी, स्क्रूटनी। जैसे हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, द पुलिस स्टार्टेड अ प्रोब इन टू द बैंक रॉबरी। पुलिस ने बैंक डकैती की जांच शुरू कर दी। द पुलिस स्टार्टेड ए प्रोब इन टू द बैंक रॉबरी। इसके आगे एडिटर लिखता है, एंड द इंसिडेंट हैज़ बिकम ए फ्लैश पॉइंट इन द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द तृणमूल कांग्रेस लेड स्टेट गवर्नमेंट एंड ECI ओवर द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज एंड इट्स आफ्टरमैथ। अब देखिए यह जो इंसिडेंट है, मतलब घटना है, ये SIR अभ्यास, मतलब जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का एक्सरसाइज, मतलब वहाँ वेस्ट बंगाल में जो SIR हो रहा है, और इसके परिणामों को लेकर, आफ्टरमैथ मतलब होता है परिणाम, आफ्टरमैथ मतलब परिणाम को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और ECI के बीच एक टकराव में एक ज्वलंत बिंदु बन गई है, ठीक है। अब इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे इतना टेम्परेचर को इतना बढ़ा देना कि आग पकड़ लेता है। तो ये जो घटना घटी है, ठीक है, मालदा में जो घेरा हुआ, एक एक फ्लैश पॉइंट, मतलब अब जो है दोनों के बीच में TMC और ECI के बीच में क्या हो गया, एक तरह से तृणमूल कांग्रेस और TMC के नेतृत्व वाली राज्य सरकार और ECI के बीच में टकराव में एक ज्वलंत बिंदु बन गई है। मतलब काफ़ी एक दूसरे के विरोधी हो चुके हैं, ठीक है, एक केंद्र सरकार, ECI और TMC। वर्ड्स को देखते हैं। देखिए फ्लैश पॉइंट मतलब होता है ज्वलंत बिंदु, ए प्लेस, इवेंट और टाइम एट विच वायलेंस और हॉस्टिलिटी फ्लेयर्स ऑफ, मतलब ऐसा जगह, घटना या फिर समय जहाँ पे जो हॉस्टिलिटी है, मतलब आपस में दुश्मनी है, वो क्या होता है, आग पकड़ लेती है, ठीक है। ये नाउन है। सिनोनिम्स होगा ट्रिगर, टिपिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, द बॉर्डर्स डिस्प्यूट हैज़ बिकम ए डेंजरस फ्लैश पॉइंट। सीमा का जो विवाद है एक खतरनाक ज्वलंत बिंदु बन गया है, मतलब वो झगड़े की जड़ है, इससे झगड़ा और ज़्यादा बढ़ गया है। कन्फ्रंटेशन मतलब क्या होता है, कन्फ्रंटेशन मतलब होता है टकराव, आमना सामना, ये हॉस्टाइल आर्ग्यूमेंट सिचुएशन बिटवीन अपोजिंग पार्टीज, ठीक है, टकराव होता है, आमना सामना होता है, नाउन है। इसका सिनोनिम्स होगा कन्फ्लिक्ट, क्लैश, डिस्प्यूट। एंटोनिम्स क्या होगा, एग्रीमेंट, पीस और हार्मोनी। आफ्टरमैथ, जैसे मैंने आपको बताया, आफ्टरमैथ मतलब होता है परिणाम, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस। इन द आफ्टरमैथ ऑफ द स्टॉर्म मेनी ट्रीज फेल। आंधी का जो आफ्टरमैथ परिणाम हुआ, उससे क्या हुआ, बहुत सारे पेड़ गिर गए। इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। द आफ्टरमैथ ऑफ योर हार्डवर्क इज सक्सेस। आपका जो हार्डवर्क है उसका आफ्टरमैथ परिणाम क्या है, सक्सेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरा है, इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस हैज़ लार्जली बिकम ए थिंग ऑफ पास्ट इन द मोस्ट स्टेट्स बट नॉट इन द वेस्ट बंगाल वेयर द वायलेंस इज एंडेमिक ड्यूरिंग एनी इलेक्शन। अधिकांश राज्यों में क्या है कि चुनाव संबंधी जो हिंसा है काफ़ी हद तक अतीत की बात हो गई है। ए थिंग ऑफ पास्ट मतलब ये बहुत पहले की बात है, अब ऐसा नहीं होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं है, बट वेस्ट बंगाल में ऐसा नहीं है, जहाँ किसी भी चुनाव के दौरान हिंसा स्थानिक आम है। एंडेमिक, देखिए एक होता है पैंडेमिक, आपने सुना होगा कोविड को हम लोग क्या बोलते थे, पैंडेमिक, मतलब जो पूरे विश्व में फैल जाए। एक होता है एपिडेमिक,
मतलब एक क्षेत्र में कोई बीमारी फैल जाता है उसको बोलते हैं एपिडेमिक। एक एंडेमिक क्या होता है, एक परमानेंट जो कोई प्रॉब्लम पाया जाता है कहीं पे उसको बोलते हैं हम लोग एंडेमिक। तो तीनों वर्ड का डिफरेंस समझ गए। पैंडेमिक मतलब जो पूरा वर्ल्ड में फैल गया है, और उसके बाद एपिडेमिक जो किसी क्षेत्र में फैला, और एंडेमिक मतलब परमानेंट रूप से वो प्रॉब्लम वहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं एंडेमिक। समझ गए बात? चलिए, अ थिंग ऑफ पास्ट क्या है, एक ईडियम है, मतलब बीते समय की बात है, कुछ ऐसा जो अब नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं राइटिंग लेटर्स हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट। चिट्ठी लिखना क्या है, एक अतीत की बात है। अब कोई चिट्ठी लिखता है सीधे व्हाट्सएप करता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, या फिर डायरेक्ट कॉल ही कर लेता है। तो राइटिंग लेटर्स हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ पास्ट, इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। दिस इज पार्टली ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। ठीक है, यह आंशिक रूप से राजनीतिक मुकाबले प्रतिद्वंदिता के तीव्रता के कारण है। कंटेस्टेशन मतलब क्या होगा, मुकाबले, प्रतिद्वंदता, इसके कारण ये आंशिक रूप से हुआ है। मतलब एक रीज़न ये भी है। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द एरा ऑफ लेफ्ट फ्रंट डोमिनेंस इलेक्शंस वेर बैटल ग्राउंड्स फॉर एरिया ऑफ डोमिनेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड टीएमसी। देखिए, लेफ्ट मतलब कांग्रेस जैसे पार्टी को बोला जा रहा है कि जब उनका समय था, वाम मोर्चे के प्रभुत्व के युग में, वाम मोर्चे वही कांग्रेस जैसे पार्टियों की बात हो रही है, लेफ्टिस्ट पार्टी की बात हो रही है, उनका जब प्रभुत्व था उसके टाइम में चुनाव वामपंथियों और टीएमसी के बीच में क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए युद्ध का मैदान था। ठीक है, तो जो इलेक्शन किसके किसके बीच में टकराव हो रहा था उस टाइम पे, टीएमसी और लेफ्ट पार्टी के बीच में। अब देखिए, पहले का CPIM लेड कोalition रूल 34 कंटिन्यूस ईयर। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूँ कि CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी 34 सालों तक लगातार पावर में थी बंगाल में। ठीक है, ब्लॉक लेवल कंट्रोल में। और टीएमसी का एरा, फिर तृणमूल कांग्रेस का एरा शुरू हुआ राइज ऑफ ममता बनर्जी। जब से ममता बनर्जी आई हैं तब से टीएमसी का समय शुरू हुआ है। लीडिंग टू फियर्स टेरिटोरियल क्लैसेस डिस्प्लेसेस द लेफ्ट। इससे क्या हुआ, लेफ्ट धीरे धीरे उसका प्रभुत्व खत्म हो गया। ठीक है, पहले CPI था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था बंगाल में, अभी कौन है, TMC है, जब से ममता बनर्जी आई हुई हैं। द स्टेट pioneered the panchayati institutions in India, which led to significant politicization at even the local level। देखिए, स्टेट मतलब राज्य की बात हो रही है। राज्य ने भारत में पंचायती संस्थाओं की शुरुआत पहल की, जिससे स्थानीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण राजनीतिकरण हुआ। मतलब जब से पंचायती राज स्टार्ट हुआ है, मतलब पंचायती इंस्टीट्यूशंस लागू हुआ है भारत में, तब से लोकल लेवल में भी क्या हुआ है कि पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। मतलब एक महत्वपूर्ण राजनीतिकरण आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ के वार्ड के चुनाव में भी आपको पॉलिटिक्स देखने के लिए मिलता है। देखिए, पायोनियर्ड मतलब क्या होता है, पायोनियर्ड मतलब होता है पहल करना, मार्ग प्रशस्त करना, मतलब इनिशिएट करना, स्पीयर हेड करना। इसका एंटोनियम हो जाएगा फॉलोड, कॉपीड। आवर कंपनी पायोनियर्ड द न्यू AI टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमारी कंपनी ने नई AI टेक्नोलॉजी को पायोनियर किया, मतलब एक तरह से पहल, इनिशिएट किया। ठीक है, और पॉलिटिसाइजेशन मतलब राजनीतिकरण, ब्रिंगिंग पॉलिटिक्स इनटू एवरीडे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेली लाइफ। मतलब पॉलिटिक्स को एकदम छोटे लेवल पे लेके आना। ठीक है, देखिए किस तरह से जो पंचायती राज हायरकी है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत, उसके बाद होता है पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, ये विलेज लेवल पे होता है ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे होता है पंचायत समिति, और जिला लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होता है। With a largely rural economy and little industrialization, electoral contests were also about who controlled the power to distribute patronage। देखिए, पैट्रोनेज क्या होता है कि जैसे जो भी सरकारी फंड आएगा, जो पावर में रहेंगे, चाहे वार्ड में जीते, जिला परिषद में जीते, या फिर MLA बने, या फिर MP बने,
तो उसमें क्या होता है कि सरकारी फंड का यूज़ करने का उनके पास क्या होता है, एक ऑफिशियल राइट होता है। तो हालांकि क्या है कि जो बंगाल है रूरल इकोनॉमी है, मतलब एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पे लिटिल इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण, कोई आईटी सेक्टर है नहीं, तो जॉब्स काफ़ी लिमिटेड हैं, खेती पे डिपेंड है सारे लोग। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर कोई नेता बन जाता है तो वो क्या करेगा, अपने लोगों को ठेका देगा, कॉन्ट्रैक्ट्स देगा, ठीक है। ये इसी के लिए पैट्रोनाइज का यूज़ हुआ है, ठीक है, आगे मैं इसको डिफाइन करूँगा। इसी के लिए पैट्रोनाइज का यूज़ हुआ है कि वो अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, अपने लोगों को नौकरी में रख सकता है, तो मतलब पावर को कंट्रोल कर सकता है वो। बात समझ रहे हैं, क्योंकि रूरल इकोनॉमी है वहाँ पे, और बहुत ही लिटिल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बहुत ही कम औद्योगिकरण है, कहाँ पे, बंगाल में। तो लोगों के पास जॉब नहीं है, इसलिए जो सरकारी पदों में है, आई मीन दैट जो लीडर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं वहाँ की जॉब्स को, ठीक है। अब देखिए पैट्रोनेज क्या होता है। पैट्रोनेज मतलब होता है संरक्षण, राजनीतिक कृपा, लाभ बांटना, मतलब वो लाभ को बांट सकता है। राजनीतिक कृपा मतलब अपना पॉलिटिक्स के पावर को यूज़ करके वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, ठीक है, किसी को जॉब में रखवा सकता है। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ओपोजिशन या फिर हिंड्रेंस, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा स्पॉन्सरशिप, फेवरेटिज्म या फिर बैकिंग। इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। ही गॉट द जॉब थ्रू पॉलिटिकल पेट्रोनेज नॉट मेरिट, उसे योग्यता से नहीं बल्कि राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से नौकरी मिली है। नॉट मेरिट मतलब योग्यता से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, टुडे द लेफ्ट फ्रंट इज अ सेल of its former self and the polity is dominated by the contests between the TMC and the BJP। आज का जो लेफ्ट फ्रंट है, लेफ्ट फ्रंट मतलब वही सीपीआई जैसे हो गया, कांग्रेस हो गई, जो वामपंथी दल है, वो क्या है, सेल ऑफ इट्स फॉर्मर सेल्फ, ये एक इडियम है। देखिए सेल, सेल मतलब होता है जैसे सीप होता है ना, इसके अंदर मोती होता है, ठीक है। तो अगर उसके अंदर में वो जो लिविंग बिंग है वो है ही नहीं, वो जीव है ही नहीं, तो वो क्या एक तरह से खोखला हो जाएगा। तो उसी तरह से लेफ्ट पार्टीज की बात हो रही है, इज अ सेल ऑफ इट्स फॉर्मर सेल्फ, मतलब अब वो बात नहीं रही उसमें, वो दमखम नहीं रहा उन पार्टियों में। इसीलिए इसीलिए क्या हो रहा है कि द पॉलिटी इज डोमिनेटेड बाय द कॉन्टेस्ट्स बिटवीन द टीएमसी एंड द बीजेपी। इसीलिए भाजपा और टीएमसी के बीच में मुकाबलों का दबदबा है। कॉन्टेस्ट किसके बीच में हो रहा है, बीजेपी और टीएमसी के बीच में। चलिए, अ सेल ऑफ इट्स फॉर्मर सेल्फ, इसको नोट करेंगे, अपनी पुरानी ताकत, रूप या महत्व को खो देना, वो अब दमखम नहीं रहा, ठीक है। जैसे इसका इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं, आफ्टर द सीवर इंजरी द चैम्पियन एथलीट इज जस्ट अ सेल ऑफ हिज फॉर्मर सेल्फ, मतलब इंजरी के कारण अब उस एथलीट में अब पुराने स्वरूप में नहीं रह पाया है। कहने का मतलब वो उसमें दमखम नहीं रहा। द टीएमसी यूजिंग what some academic terms franchise model of politics, leveraging the charisma of chief minister Mamata Banerjee to foster a patronage system with local satraps। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, satraps। ये मतलब होता है जो नेता होते हैं ना, वो एक तरह से राजा के टाइप का बिहेव करते हैं, मतलब बाहुबली टाइप का बिहेव करते हैं, काफ़ी पावरफुल होते हैं छोटे नेता लेकिन काफ़ी पावरफुल हैं, उनको बोला जाता है सैट्रैप्स। हालांकि ये मतलब प्राचीन जो गवर्नर्स थे फारस के, उनके लिए यूज़ किया जाता था सैट्रैप्स। तो अभी भी बंगाल में इसी तरह का सिचुएशन है कि जो लीडर्स हैं, लोकल लीडर्स हैं, वो एक बाहुबली के रूप में उभर के आ रहे हैं, काफ़ी पावरफुल हैं वो, ठीक है। उनके लिए ये यूज़ हुआ है सैट्रैप्स, ठीक है। लेवरेजिंग मतलब किसी चीज़ का लाभ पहुंचाना, ठीक है। तो टीएमसी जिससे कुछ शिक्षाविद राजनीति का फ्रेंचाइजी मॉडल, ये क्या है कि फ्रेंचाइजी मॉडल है किसका, शिक्षाविद राजनीति का, उसका उपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करिश्मे का लाभ उठाते हुए, मतलब ये ममता बनर्जी के फेस का लाभ उठाते हुए स्थानीय क्षेत्रों में नेताओं के साथ संरक्षण प्रणाली को बढ़ावा दे रही है, ठीक है।
और ये क्या फॉस्टर मतलब होता है बढ़ावा देना। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जो टीएमसी है, स्थानीय नेता है, उनको पेट्रोनेज का फ़ायदा दे रही हैं, ठीक है, बढ़ावा दे रही हैं। देखिए, लेवरेजिंग मतलब होता है लाभ उठाना या फ़ायदा लेना। सिनोनिम्स हो जाएगा यूटिलाइजिंग, एक्सप्लॉइटिंग। करिश्मा मतलब होता है करिश्मा, व्यक्तिगत आकर्षण। यहाँ पे ममता बनर्जी के लिए यूज़ किया गया है कि ममता बनर्जी अपना फेस वैल्यू का यूज़ कर रही हैं और जो लोकल लीडर्स हैं उनको लिवरेज कर रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं, फोस्टर कर रही हैं, ठीक है। सेट्रैप्स मतलब स्थानीय बाहुबली नेता, जैसा मैंने कहा आपको। फ्रेंचाइज मॉडल मतलब वो एक तरह से अ सिस्टम वेयर लोकल लीडर्स एक्ट इंडिपेंडेंटली बट यूज़ द टॉप लीडर्स ब्रांड नेम। देखिए, मैं तो अपने लेवल पे काम करूँगा, लेकिन मैं नाम किसका लूँगा? मेरे ऊपर जो, जिस तरह से बीजेपी में होता है कि मोदी जी के नाम पे वोट लिया जाता है, सिमिलरली यहाँ पे ममता बनर्जी के नाम पे लोकल लीडर्स तो वो अपने मनमानी तो कर ही रहे हैं, ठीक है, बट वो ममता बनर्जी का फेस वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। And the BJP is seeking to import similar model but with the Hindutva emphasis. This now political contest has brought its own forms of violence. और भाजपा क्या कर रही है? हिंदुत्व के जोर के साथ एक समान मॉडल आयात, मतलब जिस तरह से टीएमसी एक फ्रेंचाइजीज मॉडल लेके चल रही है, उसी तरह भाजपा भी हिंदुत्व मॉडल को लेकर आगे बढ़ रही है, एक समान मॉडल आयात करने की कोशिश कर रही है। इस नए राजनीतिक मुकाबले ने अपने स्वयं के प्रकार की एक हिंसा को जन्म दे दिया है, मतलब एक नया फॉर्म ऑफ वायलेंस उत्पन्न हो गया है। ये जो दोनों फ्रेंचाइजीज मॉडल लेके आए हैं, टीएमसी ममता बनर्जी का चेहरा यूज़ कर रही है और बीजेपी क्या कर रही है, मोदी जी और हिंदुत्व का चेहरा को यूज़ करके लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। तो ये एक प्रकार का वायलेंस ये क्रिएट हो गया है, हिंसा ने जन्म ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, दिस ईयर द कॉन्टेस्ट हैज़ बीन कॉम्प्लिकेटेड बाय द एसआईआर। ठीक है, इस साल क्या हुआ, ये जो कॉन्टेस्ट है ये कॉम्प्लिकेट हो गया, मतलब थोड़ा सा जटिल हो गया है। किसके कारण? एसआईआर के कारण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के कारण। इस वर्ष एसआईआर के कारण चुनाव और अधिक जटिल हो गया है। देखिए, हैज़ बीन कॉम्प्लिकेटेड, ये क्या, प्रेजेंट परफेक्ट का पेसिव फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट का पेसिव फॉर्म है। ये लास्ट डे भी मैंने आपको बताया था। कॉम्प्लिकेट मतलब जटिल बनाना, उलझाना, उलझ गया एक तरह से एसआईआर की वजह से। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंटेंगल, कंफ्यूज। एंटोनिम्स हो जाएगा सिंप्लीफाई, क्लैरिफाई। जैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ डोंट कॉम्प्लिकेट द मैटर, मामले को जटिल ना बनाइए, ये जो बात है इसको बढ़ाओ मत, मतलब बात मत बढ़ाओ, ऐसा यूज़ करते हैं ना हम लोग। तो ऐसा आप नेक्स्ट टाइम ये बोल सकते हैं कि प्लीज़ डोंट कॉम्प्लिकेट द मैटर, अरे बात को मत बढ़ाओ, ख़त्म करो। तो ये वर्ड काफ़ी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द प्रोसेस हैज़ ड्रैग्ड ऑन इवन आफ्टर द रिवाइज्ड रोल विद 7.04 करोड़ electors down from 7.6 crore in 2024 was released। अब देखिए क्या हुआ क्या है, बात यहाँ फंसा है कि 2024 में 7.6 करोड़ इलेक्टर्स, मतलब एक तरह से वोटर लिस्ट में नाम था, इलेक्टर्स थे, लेकिन अभी का जो आंकड़ा है वो 7.04 है। मतलब समझ रहे हैं, 7.6 करोड़ से 7.04 आई है 2024 से 2026 में, मतलब लगभग 60 लाख वोटर्स गायब हैं। ठीक है, 60 लाख वोटर्स वोटर लिस्ट में है ही नहीं। देखिए, ड्रैग ऑन मतलब होता है लंबा खींचना। ठीक है, द मीटिंग ड्रैग्ड ऑन फॉर 3 आवर्स, मीटिंग 3 घंटों तक लंबी खींच गई। ड्रैग ऑन लंबा खींचना, ड्रैग ऑन लंबा खींचना, आप इसको यूज़ कर सकते हो। रिवाइज्ड मतलब संशोधित, प्लीज़ सेंड द रिवाइज्ड रिपोर्ट, मतलब जो रिपोर्ट आप भेजे हो उसको संशोधित करके भेजो। Close to 60 lakh electors are still being parsed for logical discrepancies with roughly 40% of adjudicated cases resulting in rejections। 60 लाख मतदाता, समझ रहे हैं, अभी भी तार्किक। देखिए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, ये क्या होता है कि जैसे वोटर लिस्ट में किसी का नाम है सीमा कुमारी,
ठीक है, उसका एज है 20 साल और पिता का एज दे दिया है 15 साल। ठीक है, तो ये डिस्क्रिपेंसीज हैं, ये जो गलतियां हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, इसके वजह से 40% एजुकेटेड केसेस रिजल्टिंग रिजेक्शन, तो 40% और रिजेक्ट हो गए हैं। लगभग 60 लाख मतदाताओं की अभी भी तार्किक विसंगतियों के लिए बारीकी से जांच की जा रही है। ठीक है, बारीकी से जांच हो रहा है। बीइंग पार्स्ड फॉर मतलब एकदम माइन्यूट रूप से, छोटा डेटा को एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में बांट के उसकी जांच हो रही है। किसके? 60 लाख मतदाताओं के, जिसमें न्यायिक निर्णय वाले 40% मामलों का परिणाम अस्वीकृत रहा है और लगभग 40% रिजेक्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव है, आर स्टिल बीइंग पार्स्ड, आर स्टिल बीइंग, आर प्लस बीइंग प्लस V3, ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। देखिए पार्स मतलब क्या होता है, इसको नोट करेंगे, बारीकी से जांचना, एकदम डेटा को छोटा छोटा टुकड़ा में बांट के उसको जांच करना। लेट मी पार्स दिस डेटा, मुझे इस डेटा को जांच करने दो। लेट मी पार्स दिस डेटा। डिस्क्रिपेंसीज मतलब होता है इनकन्सिस्टेंसीज, मतलब अंतर, विसंगतियाँ। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मान लीजिए आपका नाम मोहन कुमार है और लिंग में फीमेल कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या है? डिस्क्रिपेंसीज हैं। दिस इज़ अ डिस्क्रिपेंसी इन योर रिपोर्ट, ये क्या? आपकी रिपोर्ट में एक विसंगति है। इसको भी नोट कर सकते हैं। एजुकेटेड तो शुरू से देखते आ रहे हैं, मतलब न्यायिक निर्णय लेना। जुडिशियल ऑफिसर्स वर्किंग अंडर कोर्ट्स ओवरसाइट हैव बीन क्लियरिंग द बैकलॉग। देखिए जो न्यायालय की निगरानी में काम कर रहे हैं न्यायिक अधिकारी, इस बकाया काम को पूरा कर रहे हैं। बैकलॉग मतलब जो बकाया काम है। ठीक है, हैव बीन क्लियरिंग बैकलॉग मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ हुआ है। ठीक है, हैव बीन क्लियरिंग, वो जो बकाया काम है उसको पूरा कर रहे हैं। कौन? जुडिशियल ऑफिसर्स अंडर द कोर्ट्स ओवरसाइट, मतलब न्यायालय की निगरानी में। ओवरसाइट मतलब निगरानी, सुपरविजन में। बैकलॉग मतलब जो पेंडिंग टास्क है। अब देखिए बैकलॉग का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। आई हैव ए यूज बैकलॉग ऑफ ईमेल्स आफ्टर माई वेकेशन, मतलब छुट्टियों के बाद मेरे पास ईमेल का एक बहुत बड़ा बकाया है, मतलब बहुत सारा ईमेल हमको भेजने हैं। द प्रोजेक्ट फेल ड्यू टू लेक ऑफ ओवरसाइट, निगरानी की कमी के वजह से प्रोजेक्ट विफल हो गया। ठीक है, अगर निगरानी नहीं होगी तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। An exercise that would never have reached this stage had the ECI not relied on flawed software to filter enumeration request। अब देखिए फ्लॉड मतलब होता है जिसमें कोई कमी हो। इन्यूमरेशन मतलब बहुत सारा। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जो इस स्तर तक कभी नहीं पहुंचती यदि चुनाव आयोग ने गणना अनुरोधों को छानने के लिए दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर पर भरोसा नहीं किया होता। ठीक है, ये जो सिचुएशन अभी पहुंच गई है, जिस स्टेज पे बंगाल का जो इलेक्शन पहुंच गया है, ठीक है, वो किसके वजह से हुआ है? क्योंकि ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग ने एक फ्लॉड सॉफ्टवेयर पे रिलाई किया, भरोसा किया। ठीक है, जिसके वजह से ये सिचुएशन अभी आ गई है बंगाल में। हैड द ECI नॉट रिलाइड द फ्लॉड सॉफ्टवेयर टू फिल्टर इन्यूमरेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वुड हैव प्लस V3, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल सेंटेंस है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये है हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, कंडीशनल, अनरियल पास्ट, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता। ठीक है, अगर ECI फ्लॉड सॉफ्टवेयर पे भरोसा नहीं करती तो ये सिचुएशन नहीं आता। ठीक है, फ्लॉड मतलब दोषपूर्ण, जैसे हैड आई नोन आई वुड हैव कम, अगर मुझे पता होता तो मैं आता। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हैड आई नोन आई वुड हैव कम।
इनुमरेशन मतलब होता है गणना या फिर सूचीकरण, काउंटिंग, लिस्टिंग। दिस सॉफ्टवेयर इज सिवियरली फ्लॉड, ये सॉफ्टवेयर क्या है, पूरी तरह से दोषपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट हैज़ अलाउड appellate tribunals for person whose names have been rejected, but there is uncertainty over whether these will conclude before polling। देखिए, न्यायालय ने, कोर्ट ने क्या किया है, उन व्यक्तियों के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, जहाँ पे लोग अपील कर सकते हैं, जहाँ पे लोग अपना कंप्लेंट कर सकते हैं, अपीलीय न्यायाधिकरण की अनुमति दी है जिनके नाम अस्वीकृत कर दिए गए हैं, लेकिन इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि क्या ये चुनाव से पहले संपन्न हो पाएंगे। मतलब अनसर्टेनिटी है कि क्या बिफोर पोलिंग, मतलब चुनाव से पहले क्या उनका काम हो पाएगा, जिनका रिजेक्शन हुआ है फिर से उनका नाम क्या वोटर लिस्ट में आ पाएगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स मतलब होता है अपीलीय न्यायाधिकरण, जहाँ पे आम जनता जाके अपना कंप्लेंट कर सकती है, अपील कर सकती है। अनसर्टेनिटी क्या होता है, अनिश्चितता। देयर इज ए अनसर्टेनिटी अबाउट द वेदर, मौसम को लेकर अनिश्चितता है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। विथ टेम्पर्स रनिंग हाई ओवर वॉट अपियर्स टू बी सिग्निफिकेंट डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। देखिए, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है मताधिकार छीनना। इनफ्रेंचाइजमेंट मतलब क्या होता है, मताधिकार, वोट देने का अधिकार। और डिसइनफ्रेंचाइजमेंट मतलब होता है मताधिकार छीनना। महत्वपूर्ण मताधिकार से वंचन प्रतीत होने वाले मुद्दे पर लोगों का गुस्सा भड़कने के साथ, ठीक है, विथ टेम्पर्स रनिंग हाई मतलब लोगों का गुस्सा क्या हो रहा है, भड़क रहा है और हाई हो रहा है। गुस्सा भड़कना, तनाव बढ़ना, टेम्पर्स रनिंग हाई। Electors and political leaders in affected areas allege that the deletion have disproportionately hit the minority Muslim community। अब देखिए, भेदभाव का भी आरोप लग रहा है अब। सो इलेक्टोर्स हैं मतलब जो मतदाता हैं और राजनेता हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इन अफेक्टेड एरिया जहाँ पे ये चीज़ देखा गया है, जहाँ पे वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है, वो आरोप लगाते हैं कि जो ये डिलीशन हुआ है, जो नाम हटाए गए हैं, ये असमान रूप से मुस्लिम कम्युनिटी जो कि एक अल्पसंख्यक है उसके नाम काटे गए हैं। अलीज मतलब क्या होता है, आरोप लगाना। सिनोनिम्स क्लेम असेट, ही एलिज दैट द डॉक्यूमेंट वॉज फेक, उसने आरोप लगाया कि डॉक्यूमेंट क्या है, फेक है। डिसप्रोपोर्शनलिटी मतलब असमान रूप से। The resort to illegal method to of protest such as मालदा घेराव has vitiated the election process। ठीक है, मालदा घेराव जैसे विरोध कि अवैध तरीकों का सहारा लेने से चुनाव प्रक्रिया दूषित हो गई है। क्या है, विशिएट हो गया। विशिएट मतलब दूषित हो जाना। जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया था कि पानी में अगर मिट्टी डाल दो तो क्या विशिएट हो जाता है, हवा में धुआं छोड़ दो तो विशिएट हो जाता है। रिजॉर्ट टू मतलब सहारा लेना। इलीगल मेथड्स का सहारा लिया जा रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए, जैसे मालदा घेरा हुआ। इससे क्या हुआ कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। ठीक है, दूषित खराब हो गया, माहौल खराब हो गया है। A more electorate-friendly approach to the SIR by the ECI, along with the effective interventions by the court, could have avoided much of the public anger। देखिए, बोल रहा है चुनाव आयोग द्वारा SIR के प्रति अधिक मतदाता अनुकूलन दृष्टिकोण और साथ ही न्यायालय के प्रभावी हस्तक्षेप से जनता का अधिकांश गुस्से को टाला जा सकता था। ठीक है, यहाँ पे एडिटर राय दे रहा है कि मोर इलेक्टोरेट फ्रेंडली अप्रोच मतलब मतदाता फ्रेंडली अप्रोच अगर होता, लोगों का काम को सहूलियत पहुंचाने का अप्रोच होता टू द SIR बाय द ECI, जो ECI कर रही है, अलॉन्ग विद इफेक्टिव इंटरवेंशन बाय द कोर्ट, और कोर्ट भी उसमें क्या होता, हस्तक्षेप करता, कुड हैव अवॉइडेड मच ऑफ द पब्लिक एंगर। तो इससे क्या होता, पब्लिक का गुस्सा को शांत किया जा सकता था। ठीक है, इलेक्टोरेट फ्रेंडली मतलब मतदाता अनुकूलन, जनता के हित में। इंटरवेंशंस मतलब हस्तक्षेप सकारात्मक बदलाव के लिए। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है,
वेस्ट बंगाल्स पॉलिटिकल लीडर्स मस्ट टैम्प डाउन द रेटरिक नॉट इन्फ्लेम इट। देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, टैम्प डाउन, इन्फ्लेम इट। अगर आग जल रहा है उसमें आप मिट्टी डाल दो, उसको तो कहेंगे टैम्प डाउन, मतलब शांत करना। इन्फ्लेम इट, अगर आग में पेट्रोल डाल दो तो वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेम हो जाएगा। तो राजनेता हैं बंगाल के, उनको टैम्प डाउन करना चाहिए। द रेटरिक, रेटरिक मतलब होता है अभी जैसे, इसका तो लिटरल मीनिंग होता है वाक्पटुता, मतलब बहुत प्रभावशाली तरीके से भाषण देना। लेकिन अभी के संदर्भ में इसको बोल सकता हूँ कि भड़काऊ भाषण देना। ठीक है, रेटरिक नॉट इन्फ्लेमेट, मतलब रेटरिक को टैम्प डाउन करना चाहिए, मतलब लोगों को भड़काना नहीं चाहिए। और नॉट इन्फ्लेमेट, न कि इसको बढ़ाएं। ठीक है, टैम्प डाउन मतलब दबाना या कम करना, रेटोरिक मतलब बयानबाजी, इन्फ्लेम मतलब भड़काना। देखिए आज हम लोग क्या क्या सीखें, कॉम्प्लिकेट मतलब उलझना, ड्रैग ऑन मतलब लंबा खींचना, बैकलॉग बकाया काम, रिजॉर्ट टू मतलब सहारा लेना, टैम्प डाउन मतलब कम करना। ये सब वर्ड हम लोग देखें, और भी बहुत सारे वर्ड देखे हैं, ये सब कभी एंड में देखें। अब देखिए ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट आज हम लोग क्या क्या सीखें, पैसिव वॉइस सीखें, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हैज़ बीन प्लस V3। ठीक है, और एक कंडीशनल सेंटेंस सीखें, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3, वुड हैव प्लस V3। ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता। ठीक है, आप कमेंट में इसका सेंटेंस बना के ज़रूर लिखिए। कुड हैव प्लस V3, ऐसी संभावनाएं जो कि भविष्य में संभव थी। कुड हैव, आई कुड हैव गॉन टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा सकता था लेकिन नहीं गया। ठीक है, तो ऐसी संभावनाएं जो अतीत में संभव थी लेकिन नहीं हुई, कुड हैव प्लस V3 का हम लोग यूज़ कर सकते थे। यू कुड हैव फॉलोड फुटबॉल, तुम फुटबॉल को फॉलो कर सकते तो, ठीक है, लेकिन तुमने नहीं किया। तो ये सारा चीज़ आज हम लोग सीखें, इसका प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग का इंग्लिश क्या होगा और बेटर से बेटर होते जाएगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।